तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कल पढ़े थे नॉलेज एंड करिकुलम में कि नॉलेज का क्या अर्थ होता है। तो आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन को भी देखेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें क्या कुछ पढ़ना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में भी आज हम लोग देखेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो यूनिट 1 का ए है उसको आज हम पूरा समाप्त कर देंगे। एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन में यूनिट 1 के ए में आपका मीनिंग जानना है, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जानना है, नीड जानना है। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वर्तमान संदर्भ में समावेशी शिक्षा का अर्थ, अवधारणा और आवश्यकता हमको देखना है। ये बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं भाई, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी करके बताइएगा कि हम लोग क्लासेस मतलब कैसे चलाएं। 3 दिन नॉलेज एंड करिकुलम एक हफ्ते में कर देते हैं और 3 दिन इंक्लूसिव एजुकेशन कर दें। इस टाइप से क्लास चलनी चाहिए कि एक दिन इंक्लूसिव एजुकेशन, एक दिन नॉलेज एंड करिकुलम। कमेंट में बताइएगा। और बाकी समय जो है कल मॉर्निंग में आई थी, अभी इवनिंग में आई है, तो ये समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें सभी कोई सम्मिलित हो, यानी हर प्रकार के बच्चे सम्मिलित हों, उसे हम क्या बोलेंगे? समावेशी शिक्षा। आप समझिए, समानता के अधिकार पे ये बल देता है। समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इक्वलिटी पे बल देता है कि जितने भी प्रकार के बच्चे हैं समाज में, चाहे फिर वो दिव्यांग हों, चाहे फिर वो बहुत सारे प्रतिभाशाली बालक हों, या फिर कोई मंदबुद्धि का बालक हो, या फिर सामान्य औसत बालक हो, जितने भी बालक हैं सब साथ में मिल के पढ़ेंगे और एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ेंगे। यानी कि उनके लिए अलग अलग कक्षाएं नहीं चलाएंगी कि दिव्यांग को हम अलग बैठा के शिक्षा दें, प्रतिभाशाली को अलग बैठा के शिक्षा दें, ऐसा नहीं। एक ही कक्षा होगी और उसमें सब सम्मिलित होकर एक साथ पढ़ेंगे, दिव्यांग भी, प्रतिभाशाली भी, मंद भी, सामान्य भी। यानी आप समझ सकते हैं कि जो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक जब एक ही कक्षा में एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं तो वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये समावेशी शिक्षा जो है वो आपका समानता के अधिकार पे बल देता है, शिक्षा के समान अवसर प्रदान करता है कि भाई किसी भी वर्ग का बच्चा है, किसी भी वर्ग का छात्र है, वो अपंग है, दिव्यांग है, शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर है, मानसिक दृष्टि से कमज़ोर है, बाधित है, यानी कि उसको दिखाई नहीं देता है, चल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा तेज बालक है, तो उसके लिए अलग से क्लास की व्यवस्था नहीं कराई जाएगी। सबको समान अवसर मिलेगा, सब एक ही क्लास में बैठ के पढ़ेंगे और उनको एक ही शिक्षक पढ़ाएगा। तो शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है। अगर कोई कमज़ोर वर्ग का छात्र है तो उसको भी शिक्षा वही शिक्षा प्रदान होगी जो हम सामान्य बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार इसमें शिक्षा देने की बात की जाती है। जैसे किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो उसको हम गॉगल्स वगैरह देंगे जिससे कि उसको चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दें, या फिर उसके सामने हम चार्ट पेपर लाएंगे, बच्चे को छू कर पढ़ना सिखाएंगे। सीटेट में आप पढ़ते होंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन आपका है सीटेट के अंदर, कि हम दृष्टिबाधित बच्चों को कैसे पढ़ाएं, जो सुन नहीं सकते उनको कैसे पढ़ाएं। उनको कान में हेडफोन दिया जाता है ताकि उनको एकदम पास से अगर हम ध्वनि को सुनाएं तो शायद उनको सुनाई दे। तो उनकी जो आवश्यकता है, पर छात्र की जो आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार जब हम शिक्षा देते हैं तो वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये कीवर्ड है, आपको ध्यान रखना है कि समावेशी शिक्षा समानता के अधिकार पे बल देता है, शिक्षा के समान अवसर प्रदान करता है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कम नियंत्रित तथा अधिक प्रभावशाली वातावरण से शिक्षा मिले, इस पर जोर देता है समावेशी शिक्षा, कि हम किसी भी बच्चे को पूरा पूरा नियंत्रण नहीं करेंगे, यानी उस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अगर वो दृष्टिबाधित है, उसे सुनाई नहीं देता है, तो हम उसकी जो नीड है उसको फुलफ़िल करेंगे और उसके अनुसार ही एजुकेशन को देने का काम करेंगे। ये चीज़ है। अगर कोई मंदबुद्धि का बहुत ही ज़्यादा बालक है तो उसको कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा उसके वे में, उसका जो स्तर है उस स्तर पर जाकर शिक्षक उसको समझाएगा। तो ऐसा जब शिक्षक करते हैं क्लास में तो प्रभावशाली वातावरण बनता है। प्रभावशाली वातावरण इसलिए बनता है कि कोई बच्चा अपने आप को हीन नहीं समझता है, सभी को समान अवसर मिलता है,
तो सब आगे बढ़ने की बराबर कोशिश करते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आप समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, समावेशी शिक्षा का जो नियम है, आप यहाँ पे देख लीजिए। सामान्य बालक प्लस विशिष्ट बालक साथ में बैठकर जब एक कक्षा में पढ़ते हैं, तो वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। सामान्य बालक मतलब जैसे कि आप हो, आप अभी हमसे पढ़ रहे हो, तो आप सामान्य बालक हो। विशिष्ट बालक में वे आते हैं जो सामान्य से भिन्न होते हैं। विशिष्ट बालक में कौन आते हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए। जो सामान्य बालकों से शारीरिक या मानसिक रूप से भिन्न होते हैं। हमको सुनाई देता है, दिखाई भी देता है, हम बोल भी लेते हैं, हमारा दिमाग जो है वो औसत है, हम चीज़ों को जल्दी-जल्दी ग्रहण भी कर लेते हैं जितना करना चाहिए, तो हम सामान्य में आएँगे। लेकिन यदि कोई बच्चा को दिखाई नहीं देता है, तो वो हमसे भिन्न हुआ। किसी बच्चे को सुनाई नहीं देता है, तो वो हमसे भिन्न हुआ। या कोई बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो देखते ही सारा चीज़ याद कर लेता है, तो भी वो हमसे भिन्न हुआ, वो भी विशिष्ट बालक में आएगा। ये सब आप बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे कि सामान्य बालक कौन है, विशिष्ट बालक कौन है। फिर भी हमको यहाँ पे इसलिए थोड़ा-सा समझा रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। तो देखिए, विशिष्ट बालक में वे बालक आते हैं जो सामान्य बालक से भिन्न होते हैं, जैसे कि अपंग या जिसको हम दिव्यांग बालक बोलते हैं। अब अपंग नहीं बोला जाता है, दिव्यांग यानी उन्हें ईश्वर के द्वारा उनकी अलग प्रकार से रचना की गई है। जैसे हमको सुनाई देता है, उनको सुनाई नहीं देता है, तो वो अलग हैं, सबसे अलग हैं, यानी ईश्वर ने उनको अलग से बनाया है, तो दिव्यांग बोला जाता है इस दृष्टि से। तो इसमें दिव्यांग बालक आ जाएंगे। दृष्टि बाधित बालक यानी जिनको दिखाई नहीं देता। वाणी से अपंग बालक यानी जो बोल नहीं सकते। कर्णहीन बालक यानी कि कान जिसके श्रवणेंद्रिय यानी कि कानों में सही से सुनाई नहीं देता है। मंद बुद्धि का बालक जो चीज़ों को बहुत धीरे धीरे समझते हैं। आपने 2G का नाम सुना है? 2G बहुत स्लो नेटवर्क काम करता है, तो उसी से आप समझ सकते हैं। मंद बुद्धि के बालक वो होते हैं जो अगर आप कोई भी परिभाषा बता रहे हैं, कोई चीज़ का उदाहरण दे रहे हैं, तो वो जल्दी नहीं समझ पाएंगे। उनको समझाने के लिए आपको विशेष प्रकार का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। प्रतिभाशाली बालक बहुत जल्दी समझ जाएंगे, आपसे भी ज़्यादा जानने लगेंगे, तो ऐसे बालक विशिष्ट बालक में आते हैं। तो इन जो ये विशिष्ट बालक हैं, इनकी शिक्षा के लिए अलग प्रकार से व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए, ये समावेशी शिक्षा बोलता है। जो ऐसे विशिष्ट बालक हैं, उनको हम शिक्षा सामान्य बालकों के साथ ही बैठाकर देंगे। इनके लिए हम अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, जिससे कि एकता का विकास होगा और सभी को समान अवसर मिलेगा। कि जैसे सामान्य बच्चे को हम शिक्षा दे रहे हैं, वैसे ही हम विशिष्ट वाले को भी शिक्षा दे रहे हैं, किसी में हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो भेदभाव की जो खाई है उसको फिलफिल करती है, यानी जो भेदभाव की खाई है उसको पाट देती है। समझ सकते हैं आप। फिर इसके बाद एक डायग्राम आप याद कर सकते हैं, यदि आपको अच्छे से चीज़ों को दिमाग में रखना है तो। सामान्य बालक प्लस विशिष्ट बालक जब एक साथ बैठकर सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा। सामान्य बालक प्लस विशिष्ट बालक जब एक साथ एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसे हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। आप परिभाषा ऐसे बना के लिख सकते हैं। देखिए, रट-रटा के परिभाषा आप याद कर लेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, एग्ज़ाम में जाके भूल जाएँगे। चीज़ें समझ लेंगे, नियम को समझ लेंगे, एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आएँगे। तो ये फ़ायदा होता है, इसलिए हम डायग्राम को बता देते हैं। एक उदाहरण आपको और बता देते हैं। विशिष्ट बालकों को विशिष्ट सेवाएँ देकर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। भाई जैसे कर्णहीन कोई बालक है, उसे सुनाई नहीं देता है, तो हम शिक्षक जब क्लास में पढ़ाएगा, तो ऐसा नहीं कि उसकी आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा, वो बोलेगा तो भाई सामान्य बच्चे को सुनाई देगा। लेकिन जो कर्णहीन बालक है, उसको सुनाई नहीं देगा क्योंकि उसके कान कमज़ोर हैं। तो उसको सुनने के लिए हम हेडफ़ोन वगैरह देंगे, जिससे कि वो सुन सके, या उसको आगे की टेबल पे बैठाएँगे, सबसे आगे, ताकि वो हमारी आवाज़ को जल्दी से सुन सके। कोई दृष्टिबाधित बालक है, तो उसे हम लेंस वगैरह देंगे या फिर कोई गॉगल्स वगैरह देंगे, जिससे कि उसे दिख सके, या आगे के टेबल पे हम उसको बैठाएँगे। ये सब सीटेट में पूछा जाता है, यही पेडागोजी है। अगर ये सब आप समझ लिए तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, ये समझ लीजिए। तो देखिए, इसमें क्या होते हैं, समावेशी शिक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं जो एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे कि एक आपने ये देख लिया, ये क्या है? आपका कक्षा है। ये आपका कक्षा है।
इसमें कोई सामान्य बालक है, कोई विशिष्ट बालक है, कोई सामान्य बालक है, कोई विशिष्ट बालक है, कोई सामान्य बालक है, कोई विशिष्ट बालक है। तो सब साथ में बैठकर जब एजुकेशन ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो हम ऐसी शिक्षा को क्या बोलते हैं? दैट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर हम बोल सकते हैं समावेशी शिक्षा। चीज़ों को इसलिए बार-बार दोहराना पड़ता है कि आपको याद हो जाए, वरना हम भी समय बचा के निकल सकते हैं, वीडियो छोटी होगी। पर जब आपको याद हो जाता है, आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो अच्छा लगता है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा दूसरा बिंदु है इस यूनिट 1 के ए का, कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, जब भी आपसे किसी चीज़ की अवधारणा पूछा जाए एग्ज़ाम में, चाहे फिर किताब में, क्लास में, अवधारणा का मतलब ये होता है कि उस चीज़ का जन्म कैसे हुआ? जैसे हम पूछ दें कि आपकी अवधारणा क्या है? तो मतलब आपका जन्म कैसे हुआ? आप कैसे आए? आपका क्या व्यक्तित्व है? यानी किसी भी चीज़ के बारे में जो जानकारी होती है, मूल जानकारी शुरुआत से, उसे हम बोलते हैं अवधारणा, कॉन्सेप्ट। तो देखिए, समावेशी शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई है, हम समझ लेते हैं। 2 वर्ग थे पहले, प्राचीन समय के संदर्भ से हम देखेंगे। 2 वर्ग थे। एक वर्ग में सामान्य बालक थे। सामान्य बालक हम किसे कहेंगे? जीवन यापन की दृष्टि से परिपूर्ण थे। दिखाई अच्छे से देता था, सुनाई अच्छे से देता था, कोई भी शरीर अपंग नहीं था, हाथ-पैर सब एकदम फिट था, यानी जीवन यापन कर सकते थे। उनको उनके शिक्षा की व्यवस्था क्या थी? उनको शिक्षा बहुत ही अच्छे से दिया जाता था, क्योंकि भाई वो परिपूर्ण थे। हाथ, पैर, कान, नाक सारे चीज़ें अच्छे थे, दिमाग भी अच्छे थे। तो माना जाता था कि अगर ऐसे बच्चों को शिक्षा दे दी जाती है, तो वो जीवन यापन करेंगे, समाज का कुछ उत्थान शायद कर दें। तो एक वर्ग तो ये हो गया सामान्य बालक वाला। अब उसी के अपोजिट में एक वर्ग और था विशिष्ट बालकों का। विशिष्ट बालकों का जो वर्ग था, वो प्रताड़ित होता रहता था, शोषित होता रहता था, अमानवता का शिकार ये होते रहते थे। इन्हें प्रताड़ित कौन करता था? सामान्य बालक कह के, हो देखो अंधा जा रहा है, वो तो गूंगा आ गया, अरे बहरे तेरे को क्या सुनाई देगा? इस प्रकार की हीन शब्दों से उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको शोषित किया जाता था। जो घर के काम होते थे, जो ज़मींदार होते थे, चाहे फिर जो उनसे बलशाली व्यक्ति होते थे, उनसे काम कराते थे, पैसा भी कम देते थे, उनका शोषण करते थे, क्योंकि उनको शिक्षा मिलती नहीं थी। वो कर भी क्या सकते हैं बेचारे, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता था। अमानवता के शिकार होते थे। जब आप किसी व्यक्ति को हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग कीजिएगा और आप उसको हीन शब्दों का प्रयोग कीजिएगा कि तुम गूंगे हो, तुम बहरे हो, तुम अंधे हो, अरे लंगड़े सुन, इस प्रकार से अब आप किसी को बोलिएगा, तो क्या कर रहे हैं? आप मानवता का काम कर रहे हैं, आप उसके साथ अमानवता का काम कर रहे हैं। आप ह्यूमैनिटी वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं कर रहे हैं। तो जो सामान्य लोग थे, जो उनसे बलशाली लोग थे, वो विशिष्ट बालकों को प्रताड़ित करते थे। पहले विशिष्ट बालक उनको कहा जाता था जो कि जीवन यापन की दृष्टि से परिपूर्ण नहीं थे, कमज़ोर थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वो सामान्य व्यक्तियों के द्वारा उनका शोषण किया जाता था। ये जो विशिष्ट बालक होते थे, जीवन यापन की दृष्टि से परिपूर्ण नहीं थे। भई जिसके पास आँख नहीं है, जिसके पास कान नहीं है, किसी का पैर लंगड़ा है, तो वो जीवन यापन करने में कहीं न कहीं तो उसको कठिनाई होगी ही। ये चीज़ आप भी समझ सकते हो, समाज में कई उदाहरण हैं, आप देख सकते हो। तो ऐसा था कि वो जीवन यापन करने के योग्य नहीं थे। शिक्षा से इनको वंचित रख दिया जाता था। माना जाता था कि अगर इनको शिक्षा दे भी दे तो क्या कर लेगा? पैर नहीं है, चल नहीं सकता, आँख नहीं है, देख नहीं सकता, चीज़ों का आविष्कार नहीं कर पाएगा, चिंतन नहीं कर पाएगा, आलोचनात्मक इसके पास दृष्टिकोण नहीं है। ये चीज़ सोच के इनकी शिक्षा को वंचित कर दिया जाता था। लेकिन क्या ऐसा सत्य है? अगर ऐसा किया जाए तो क्या समाज हमारा सही विकास कर सकता है? आप सूरदास को जानते होंगे, अंधे थे। आज उनकी रचनाओं को सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी पढ़ा जाता है। तो यदि कोई अंधा है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चालाक नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है। अंधों को भी, बहरों को भी, गूंगों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर उससे प्रॉपर वे में शिक्षा मिलती है, तो वो भी वही काम कर सकता है जो सामान्य श्रेणी का व्यक्ति कर सकता है। ये सूरदास जी हमारे साबित कर दिए हैं। उनकी जो रचनाएँ हैं, वो कोई आम रचना नहीं है, आप जानते हैं। जब भक्ति काल आप पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में, तो उनकी जो रचना है मील का पत्थर है, हमारे समाज के लिए एक दर्पण है, कई लोग उससे सीख लेते हैं, आप समझते होंगे। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें, तो इस प्रकार के जो विशिष्ट बालक थे, उनको शिक्षा देना चाहिए था। लेकिन क्या थे कि ये शिक्षा से वंचित थे। पहले का जो हमारा समाज था, रूढ़िवादी था। आप तो जानते हैं कि पहले कितनी प्रथाएँ थी, सामाजिक कुप्रथाएँ थी, जो कमज़ोर वर्ग थे उनको दबाने का काम किया जाता था। तो इस प्रकार की कुप्रथाओं के कारण
असमानता के कारण, रूढ़िवादियों के कारण इन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाता है। आज भी आप कहीं न कहीं समाज में देखते होंगे जो किन्नर वर्ग के लोग हैं, किन्नर आप समझते होंगे जो ट्रांसजेंडर हम जिनको बोलते हैं, ये उनके साथ बहुत शोषण होता है। आप देखते हैं वो समाज में मतलब खुलकर नहीं जी पाते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि आज हमारा जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, वो कौन हैं? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ जी, वो भी उसी वर्ग से आते हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि किसी भी वर्ग, कोई भी वर्ग समाज का है तो वो शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि उसे प्रॉपर वे में शिक्षा मिला है तो उसका सर्वांगीण सर्वोन्मुखी विकास हो सकता है। तो ये चीज़ था। तो जब ऐसा लोगों को समझ में आ गया कि नहीं भाई, जो अंधे हैं, जो बहरे हैं, जो गूंगे हैं, जो अपंग हैं, इनको शिक्षा मिलेगा तो ये भी कुछ कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि आप देखिए, ये जो भेदभाव होता था, जब शिक्षा से जो वंचित रखा जाता था, वो सामाजिक आधार पर भी भेदभाव होता था, आर्थिक आधार पर भी होता था। जो गरीब है उसको शिक्षा नहीं दिया जाता था, जो अमीर है उसको शिक्षा दिया जाता था। लैंगिक आधार पे भी वही ट्रांसजेंडर वाली मैंने बात बताई। पहले तो महिलाओं को भी शिक्षा नहीं दिया जाता था, बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, ये बोल के कि घर में काम करिएगा, चूल्हा चौखट लगाइएगा। शिक्षा का क्या काम है? बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जेंडर स्कूल सोसाइटी में ये चीज़ पढ़ी होगी। योग्य निर्योग्य के आधार पे भी शिक्षा से वंचित रख दिया जाता था। यदि कोई मानसिक जैसे माइंड से कमज़ोर है तो उसको बोलते थे तुम पढ़ लिख के क्या करोगे, तुम्हारा दिमाग बहुत कमज़ोर है। तो इसके आधार पे निष्कासित व हीन भावना से देखे जाने लगे ये विशिष्ट बालक जो थे, इनको हीन भावना से देखे जाने लगा, समाज द्वारा इनका बहिष्कार किए जाने लगा। तब क्या हुआ, जब ऐसा होने लगा तो समय भाई परिवर्तन होता है। अगर आप पे आज शोषण हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी शोषण होगा, कल आपका समय बदल सकता है। बोलते हैं ना, समय चेंज हो सकता है। तो इसलिए इंसान को सामान्य तरीके से रहना चाहिए। अगर आपके पास पावर आ गया, रुतबा आ गया तो ज़्यादा मत बोलिए, समय बदल सकता है। तो समय बदला, यहाँ पे भी समय बदला। जो विद्यालय थे, जो समाज थे, जो राष्ट्र थे, एक मांग करने लगे। किस चीज़ की मांग करने लगे? विद्यालय, समाज, राष्ट्र मिलकर मांग करने लगे कि जो सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। कि भैया जिस प्रकार से सामान्य बालकों को शिक्षा मिल रही है, ठीक उसी प्रकार विशिष्ट बालकों की भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। विशिष्ट बालकों का भी हक है कि उन्हें बेहतर और उचित तरीके से शिक्षा प्राप्त हो। ये मांग कौन करने लगा? विद्यालय, समाज, राष्ट्र बदलते हुए समय के परिवर्तन के साथ। और जब ऐसी मांग होने लगा तो समावेशी शिक्षा का जन्म हो गया। कि जब सामान्य बालक के साथ विशिष्ट बालक बैठ के एक ही कक्षा में पढ़ाई करेगा, उसी को हम बोले समावेशी शिक्षा। सब लोग मिल गए, अब एक साथ बैठकर पढ़ाई करने लगे, अब कोई अलग अलग नहीं पढ़ेगा। तो ऐसे समावेशी शिक्षा का जन्म हुआ। और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि जितने भी हमारे समाज में विशिष्ट प्रकार के बालक हैं, उनको उसी प्रकार की शिक्षा मिले जैसे कि हम सामान्य बालकों को शिक्षा देते हैं, और उन्हीं के साथ हम दें, अलग करके न दें। जो भेदभाव की खाई है उसको हम मिटा दें। तो आप समझ सकते हैं समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है यही है। अब आज यूनिट 1 के ए का जो तीसरा बिंदु है वो है समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं, नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं क्या हैं? आप इतना हमने पढ़ाया आपको, आवश्यकताएं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया किसी पे शोषण न हो, कोई प्रताड़ित न हो, जो भेदभाव है समाज में, जो असमानता है, इसको मिटाने के लिए क्या है? समावेशी शिक्षा चाहिए। लेकिन चलिए फिर भी हम आपको यहाँ पे पॉइंट में देखते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना है, हमें प्रॉपर नोट्स चाहिए होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पहला समावेशी शिक्षा की आवश्यकता में हम लिखेंगे सामान्य मानसिक विकास संभव है। अगर हम समावेशी शिक्षा दें तो जितने भी बालक हैं, चाहे वो सामान्य बालक में आए, चाहे वो विशिष्ट बालक में आए, सभी का मानसिक विकास संभव है। सबका जो माइंड डेवलपमेंट है वो इक्वल होगा। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। देखिए होता क्या है, जब एक क्लास है, यहाँ पे कोई सामान्य बालक शिक्षा ले रहा है, प्लस में दिव्यांग बालक भी कोई ले रहा है, तो क्या है, दिव्यांग को भी हम पूरा अवसर दे रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन शिक्षक पूछता है क्लास में तो उसका आंसर सामान्य बालक भी दे सकता है, दिव्यांग बालक भी दे सकता है। तो यदि वो उस अवसर का लाभ उठाता है तो वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, और जब वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, वो शिक्षक के सारे प्रश्नों का जवाब देगा जो दिव्यांग बालक है, तो उसका विकास भी उसी स्तर पर होगा जिस स्तर पर सामान्य बालक का विकास हो रहा है। यानी उसको हम अवसर देने का काम कर रहे हैं, किसके द्वारा? समावेशी शिक्षा के द्वारा।
कि सभी का जो सामान्य मानसिक विकास है वो हो जाए। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, हाँ देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रत्येक के बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से प्रत्येक के बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से तुच्छ रहा है। यानी कि बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो समझते हैं कि कहीं न कहीं हम बहुत लड़कों से पीछे हैं, हम उसके जैसे याद नहीं कर सकते, हम उसके जैसे उत्तर को पढ़ के सुना नहीं सकते। तो इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती है। लेकिन जब आप तेज़ बच्चों के साथ बैठते हो, तेज़ बच्चों के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है, तो आप एक प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में शामिल हो जाते हो। आपके अंदर कहीं न कहीं ये भावना हो जाती है कि अगर हम भी अच्छा करेंगे, हमारा भी कॉलेज में नाम होगा। अगर हम नॉलेज बिल्डअप कर लेते हैं, तो ये कोई नहीं देखेगा कि हम किस श्रेणी से आते हैं, हम किस वर्ग से आते हैं। हमारे नॉलेज को लोग नॉलेज के सामने सर को झुकाएँगे। चाहे हम किसी वर्ग के हों, चाहे फिर किसी हम कैटेगरी के हों, या फिर हम कोई भी विभिन्नता रखते हों। तो ये अनटचेबिलिटी के शिकार हमारे बी आर अम्बेडकर जी हो गए थे, भीमराव अम्बेडकर जी। लेकिन उनकी नॉलेज के सामने ये पूरा वर्ल्ड क्या है, झुकता है कि नहीं झुकता है। तो अगर उनको पढ़ने का मौका ना मिलता तो क्या वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर पाते? तो समावेशी शिक्षा के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें जो निम्न स्तर का बालक है, वो भी यहाँ पे पढ़ेगा और अपने स्तर को ऊँचा उठा सकेगा। ये ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जो अगली चीज़ है, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। जब हर वर्ग का बालक एक साथ मिलकर पढ़ेगा तो एकीकरण होगा, भेदभाव नहीं होगा कि कोई दिव्यांग है, कोई दृष्टिबाधित है, कोई किसी भी वर्ग का है, हम सबको सामान्य शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो सभी के अंदर एकता की भावना होगी, सब मिलकर रहेंगे, भाईचारा विकसित होगा। ये आप समझ सकते हैं। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। अगर हम सबके लिए अलग-अलग विद्यालय खोलने लग जाएँ कि भैया दृष्टि बाधित बच्चों के लिए अलग विद्यालय होगा, जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए अलग होगा, जो प्रतिभाशाली यानी बहुत तेज विद्यार्थी हैं, तुरंत याद कर लेते हैं, उनके लिए बहुत ही और तेज शिक्षक हम लगाएँगे, खूब सारा बड़ा-बड़ा लाइब्रेरी होगा, तो खर्चा अधिक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो जो समावेशी शिक्षा है वो कम खर्चीली है, क्योंकि सारे बच्चों को हम एक ही जगह पे एक ही कक्षा में शिक्षा दे रहे हैं, इससे देश का जो पैसा है वो बच रहा है। विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने के लिए विशिष्ट शिक्षण संस्थान अलग से बनाने में अत्यधिक खर्च व समय की अधिकता होगी। इसलिए अगर हम समावेशी शिक्षा के प्रणाली को अपनाते हैं तो जो देश का धन है वो भी बचेगा और जो देश का समय है वो भी बचेगा। एक ही शिक्षक से सारे बच्चे पढ़ सकते हैं एक ही समय में। ये चीज़ भी आप एग्ज़ाम में लिखिएगा, इसका आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सामान्य वातावरण के निर्माण हेतु अगर हम दृष्टिबाधित लड़कों को या कोई अपंग है, उसको एक अलग कक्षा में शिक्षा देते हैं, तो वो समझ जाएगा कि हम लोगों के लिए अलग क्लास होता है, हम लोग सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो उनका जो वातावरण बनेगा वो हीन वातावरण बनेगा कि हम कमज़ोर वर्ग के हैं और हमारे लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो अलग से की गई है। यानी कि हमको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा नहीं दी जा सकती, हमारे शिक्षा में कहीं न कहीं कुछ फ़र्क होगा। ऐसी भावना उनके अंदर विकसित हो सकती है, यानी उनको एक अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं जब हम उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने का अवसर देते हैं, तो उनके अंदर एक अच्छे वातावरण का विकास हो जाता है कि हमको समान अवसर मिला है, हम भले ही अपंग हैं, हम भले ही दृष्टिबाधित हैं, लेकिन हमको उतना ही मौका मिल रहा है जितना कि सामान्य वाले बालक को मिल रहा है। तो यानी अगर हम भी मेहनत करेंगे, तो हम भी वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो सामान्य बालक प्राप्त कर सकता है। बाकी हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। सामान्य शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालक एवं सामान्य बालक को साथ में रखकर जब शिक्षण करी जाती है तो शैक्षिक प्राकृतिक वातावरण का निर्माण हो जाता है। प्राकृतिक यानी अच्छे वातावरण का निर्माण हो जाता है, उसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होती है। इस वातावरण में सहपाठियों से सीखना, जो उसके बगल में बैठ रहा है वो सामान्य बालक भी हो सकता है। वो अच्छे नेचर का है तो उससे बात करेगा, चीज़ें शेयर करेगा तो वो अच्छे से सीखेगा। स्वीकार करना तथा स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकार कराया जाना। मान लीजिए कोई अपंग बालक है, उसको अगर कोई बच्चा हीन दृष्टि से देखता है, लेकिन वो दूसरे दिन क्या करता है, वो भले ही अपंग है, लेकिन जब भी शिक्षक कुछ प्रश्न पूछता है वो तुरंत उठ के जवाब देता है। तो कक्षा में जो बाकी छात्र हैं सोचेंगे ये भले अपंग है लेकिन पढ़ने में बहुत तेज है, गजब का नॉलेज है इसके पास। तो नॉलेज के बलबूते पे सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से जब हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किसी भी विशिष्ट बालक को शिक्षा ग्रहण करने का मौका देते हैं, तो
उसके लिए सामान्य वातावरण बन जाता है, क्योंकि उसको सब स्वीकार करने लगते हैं। तो जब उसको स्वीकार करते हैं तो उसको भी लगता है कि मेरी सत्ता है, मेरी महत्ता है, ये चीज़ वो समझ जाता है। समावेशी शिक्षा द्वारा ही ये सारी चीज़ें संभव है। अगर हम अलग-अलग बैठा के सारे बच्चों को पढ़ाएँ अलग-अलग विद्यालय में, तो जो एकता है, जो एक दूसरे की समझ की भावना है कि अपंग वाला सामान्य को समझे, सामान्य वाला अपंग को समझे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सामान्य वातावरण में उपयुक्तता की भावना कि हम उपयोगी हैं, हम हीन नहीं हैं, हम भी देश के काम आ सकते हैं, ये एक भावना किसके अंदर डेवलप होगी? जो कि विशिष्ट बालक है। भावनात्मक समायोजन का विकास होता है। भावनात्मक समायोजन मतलब एक दूसरे को बच्चे आपस में जानते हैं, ये चीज़, और उनकी जो खुद की भी भावना होती है वो भी पॉजिटिव वे में जाती है, यानी सकारात्मक तरीके से बच्चे सोचने लगते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली बालक है, बहुत पढ़ने में तेज़ है, उसको हम अलग शिक्षा देंगे, वो सोचेगा हम बहुत तेज़ हैं, इसलिए हमको अलग शिक्षा दी जाती है। लेकिन उसके तेज़ होने के बावजूद भी उसको सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जाती है, तो वो समझ जाता है कि मेरी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी सामान्य वाले की वैल्यू है। तो हम जब कुछ करेंगे तभी हमको विशेष प्रकार का सम्मान मिलेगा, यहाँ क्लास में नहीं मिल सकता सिर्फ तेज होने से। हमारी जब उपलब्धि होगी तभी मिलेगी। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि दोनों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है समावेशी शिक्षा। जो लास्ट चीज़ है इसमें समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना है। समावेशी शिक्षा वातावरण के माध्यम से समानता के सिद्धांत को धरातल पे लागू किया जा सकता है। भई अगर हम समावेशी शिक्षा के अलावा दूसरी शिक्षा व्यवस्था को लागू करें, तो क्या सारे बच्चे एक कक्षा में पढ़ पाएँगे? नहीं पढ़ पाएँगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंदर ही हमने ऐसी व्यवस्था की है कि दृष्टिबाधित बच्चे हों, चाहे फिर कर्णहीन बालक हों, सारे लोगों को शिक्षा देने के लिए हमने उपयुक्त साधन बनाए हैं, उपयुक्त पेडागोजी के कॉन्सेप्ट बनाए हैं, जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षा में शिक्षण का कार्य करता है। तो जो समानता इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है, यदि उसे हमें अप्लाई करना है कहाँ धरातल पे, तो इंक्लूसिव एजुकेशन को हमें आगे लाके रखना होगा, उसे मुख्य धारा से हमें जोड़ना होगा, जिससे कोई भी छात्र अपने आप को दूसरों की अपेक्षा हीन न समझे। अगर जब हम विशिष्ट बालक को, जो विशिष्ट बालक में जो कमज़ोर वर्ग के बालक हैं, जैसे जो दिव्यांग हैं और जो मंदबुद्धि के बालक हैं, उनको यदि हम सामान्य वाले के साथ रख देते हैं और सामान्य वालों के साथ प्रतिभाशाली को रख देते हैं, तो किसी में कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा। सब समान रूप से मेहनत करेंगे, और जब सब समान रूप से मेहनत करेंगे तो उसी की उपलब्धि होगी जिसकी मेहनत अच्छी होगी। तो जो डिफ़रेंस वाली खाई है वो मिट जाएगी। तो इस प्रकार से आज के क्लास में आप देख सकते हैं कि हमने अर्थ जाना, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, और उसके बाद हमने अवधारणा जाना कि समावेशी शिक्षा का जन्म कैसे हुआ है, और तीसरी चीज़ हमने क्या जाना कि समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है, ये भी हमने समझा। अगर आपको इसके बावजूद भी कुछ समझ नहीं आया होगा समावेशी शिक्षा के बारे में, या कोई आपका डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आगे की जो वीडियो आएगी मैं उसमें आपको क्लियर कर दूँगा। और आप ये भी बताइएगा कि क्लासेस कैसे चलाए जाएँ, 3 दिन नॉलेज एंड करिकुलम, 3 दिन इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर 1 दिन नॉलेज एंड करिकुलम, 1 दिन इंक्लूसिव एजुकेशन। और रही बात पीडीएफ की, तो एक बच्चा पीडीएफ भी मांग रहे थे, तो पीडीएफ अभी आपको नहीं प्रोवाइड की जा सकती। आप पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम के समय अगर आप मांगेंगे तो हम विचार कर सकते हैं। बाकी जो ज़रूरी पीडीएफ होती है वो हम आपको दे देते हैं, जैसे प्रैक्टिकल वगैरह की जो फाइल की पीडीएफ है वो हम आपको देते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, आपका नोट्स नहीं बन पाएगा, तो आगे अच्छे से पढ़िए।